अंग दान दाता द्वारा किया गया एक सहायक कार्य है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में मदद कर सकता है और कई व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर आंख दान के माध्यम से नेत्र प्रत्यारोपण किया जाता है, तो यह नेत्रहीन व्यक्ति को इस खूबसूरत दुनिया को फिर से देखने में मदद कर सकता है। अस्पतालों को दान किए गए अंगों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के लिए किया जा सकता है। मानव शरीर की शारीरिक रचना के बारे में जानने के लिए मेडिकल छात्रों द्वारा दाता अंगों का भी उपयोग किया जाता है। हजारों रोगी अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि कई के पास विभिन्न अंग विफलताएं होती हैं जैसे कि यकृत, गुर्दा और यहां तक हृदय भी, और उन कठोर समय के दौरान एक अंगदाता अपने दुखद निधन के बाद रोगियों के लिए आशा की किरण बन सकता है। तो आइए इस खास दिन के मौके पे मिलते हैं नागपुर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर रवि वानखेड़े जी, जो कि नागपुर में मोहन फाउंडेशन का नेतृत्व करते हैं, और जानते हैं अंग दान करना क्यों जरूरी है। अवयव है हमारे शरीर में जो जो हम दान कर सकते हैं। एक है, हम अगर छाती से हम नीचे जाते हैं तो छाती में हमें हमारे हृदय होता है और लंग्स होते हैं जिसको हम लोग फुफ्फुसे बोलते हैं, और हमारे छाती के नीचे जो पेट जिसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, उसके अंदर में 2 किडनी होती है, मूत्रपिंड जैसे यूरिन वगैरह जो पास होती है, और लिवर होता है, पैनक्रियाज होता है, और उसके अलावा इंटेस्टाइन भी होते हैं ऐसे, जो कि हम दान कर सकते हैं। सर, कौन कौन से अवयव होते हैं जो कुछ अवयव मरणोपरांत दिया जा सकता है और कुछ पूर्व में, तो कौन से, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं? जी, जीवित रहते हुए हम कुछ चीज़ जो दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे शरीर में 2 किडनीज होती हैं, तो 2 में से 1 किडनी हम आसानी से किसी ज़रूरतमंद आदमी को दान कर सकते हैं, और उसके बाद में जो किडनी दाता होता है वो 1 किडनी पर आसानी से अपना जीवन बिता सकता है और कोई तकलीफ नहीं होती है। वैसे ही लिवर, चाहे हमारे शरीर में एक ही होता है, लेकिन लिवर अच्छा खासा बड़ा इतना होता है, और लिवर के 2 भाग होते हैं, एक राइट लोब बड़ा होता है और एक छोटा लेफ्ट लोब होता है। तो राइट लोब का जनरली मैंने जो देखा है कि राइट लोब का कुछ आधा हिस्सा तक डॉक्टर लोग निकाल कर जिस ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, और इसकी खासियत ये है कि जो जिन्होंने लिवर डोनेट किया है, 4-5 महीने के अंदर उनका लिवर फिर से बढ़ के उतना ही अपने आप पे आ जाता है। और वैसे ही जो लिवर दान किया है जो पेशेंट केस में, वो भी बढ़कर वो नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो ये हो गया है जीवित रहते हुए, जैसे मैंने कहा कि किडनी और जो लिवर है ये हम जीवित रहते कर सकते हैं। कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कि हम लोग मरणोपरांति कर सकते हैं, लेकिन मरण हमारे लिए, डॉक्टर लोगों के लिए 2 प्रकार के मरण होते हैं। एक मरण जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। तो मृत्यु का मतलब क्या होता है कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया और हृदय गति बंद हो जाना, जिसको हम लोग डॉक्टर लोग कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियो यानी हृदय, रेस्पिरेटरी यानी सांस, अरेस्ट यानी बंद हो जाना। तो अगर मेरी सांस लेने की प्रक्रिया और हृदय गति बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि मेरी जो दोनों भी जो है वो बंद हो गए हैं, और मिनटों के अंदर में पूरे शरीर की मृत्यु हो जाती है। वो क्यों हो जाती है कि हृदय और सांस बंद होने से हमारे शरीर को जो रक्त और रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है पूरे शरीर को, वो बंद हो जाता है। और जब ऑक्सीजन पूरे शरीर को मिलना बंद हो जाता है तो हमारी पूरे शरीर को वो खराब कर देती है, वो कोई काम की नहीं रहती है। लेकिन ऐसे लोग जो है वो जिनकी मृत्यु हो गई है, पहले हृदय गति बंद हो गई है, और इन लोग को वो तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन एक दूसरी मृत्यु होती है जिसको, जैसे मैंने कहा कि कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज के विषय में जो है, जिसको हम लोग ब्रेन डेथ कहते हैं, जो कि बहुत लोगों को इसके बारे में आज जानकारी शायद नहीं होगी कि ब्रेन डेथ क्या होता है। ब्रेन मस्तिष्क होता है और डेथ हो गया है। उसका कारण ये होता है कि हमारे जो ब्रेन जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, हर चीज़ की प्रक्रिया ब्रेन कंट्रोल करती है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, मेरा हृदय शुरू है, मैं क्या सोच रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ ब्रेन में ही उसके सेंटर्स होते हैं। वैसे ही सांस लेने की भी और हृदय गति का भी एक सेंटर जिसको बोलते हैं, हमारे ब्रेन के पीछे जो भाग है और जो पीछे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, दोनों के बीच में जो एक एरिया जिसको हम लोग ब्रेन, जैसे ये ब्रेन है और ये रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों के बीच में जो एरिया है उसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं।
वो ब्रेन स्टेम के अंदर में सांस लेने की प्रक्रिया और हृदय की प्रक्रिया उस जगह होती है। जब तक वो काम कर रहा है तब तक वो आदमी सांस ले रहा है। अगर वो डैमेज हो जाए एक्सीडेंट द्वारा या ब्लीडिंग के द्वारा वगैरह और वो डैमेज हो जाए तो ये आदमी कभी भी फिर से सांस नहीं ले पाएगा, इसका मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अंगदान कब होता है? आपने देखा होगा पेपर में आता है, रिपोर्ट होता है कि भाई उन्होंने ब्रेन डेथ होगी और उन्होंने 4 लोगों की जान बचाई है और ये किया वो किया। उसके कारण क्या होता है, जो समझने वाली बात है, ज़्यादा करके ये केसेस एक्सीडेंट्स के होते हैं। और आपको सुन के हैरानी भी होगी, ताजुब होगा और ताजुब होना भी नहीं चाहिए कि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में एक्सीडेंट्स हमारे भारत में होते हैं। और इसमें ताजुब इसलिए नहीं हो रहा है, हम देखते हैं रोड ट्रैफिक 90% लोग रोड ट्रैफिक पालन नहीं करते हैं, पढ़े लिखे लोग भी नहीं करते हैं। ये बहुत ख़राब बात है, ये गलत बात है। ये क्यों नहीं करते मुझे भी समझ नहीं आता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा इसको ही नियंत्रण कर ले तो हम लोग आधे पेशेंट हम लोग बच जा सकते हैं। लेफ्ट साइड से चीज़ें, स्पीड कंट्रोल रखिए, ट्रैफिक लाइट है, रेड लाइट है या नहीं जाइए, फिर भी आप देखते हैं हम करते क्रॉस करते हैं। तो ये इसके कारण सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हो गई है, उस वक्त वो आदमी जिंदा है क्योंकि वो हिल रहा है, रो रहा है या सांस ले रहा है, तो कुछ लोग उठा के उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद में जब वो डॉक्टर देखते हैं कि इनकी ये सर में चोट लगी है, ब्लीडिंग हो गई है, तो पहले तो इनको वेंटिलेटर में लगा देते हैं। वेंटिलेटर का मतलब ये होता है कि बाहर से सपोर्ट देने के बाद में उसकी सांस प्रक्रिया को सपोर्ट करेगा और हृदय के चलने को सपोर्ट करेगा, कार्डियक एज वेल एज रेस्पिरेशन को सपोर्ट करेगा। क्यों सपोर्ट करेगा? जब तक उसको वो ट्रीटमेंट देंगे, जो भी इंजरी हो गई है, जो भी उसको तकलीफ है, उसको ट्रीट करेंगे और सपोर्ट करके रखा है। भगवान की दया से अगर सब ठीक ठाक हो गया है, वेंटिलेटर 2-3 दिन के बाद में आप बंद कर सकते हैं। लेकिन उस दरम्यान अगर डॉक्टरों को पता चलता है कि इनका ब्रेन की डेथ हो गई है, यानी इनकी क्षमता सांस लेने की बंद हो चुकी है और हृदय का भी क्षमता जो चलने की वो बंद हो गई है, तो इसका मतलब ये आदमी ये कभी भी फिर से जीवित नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि पहले से वेंटिलेटर लगा हुआ है तो ये आदमी सांस ले रहा है और हृदय चालू है। मृत्यु हो गई है, ये बहुत समझने वाली बात है, मृत्यु हो गई है। क्योंकि जब हम लोग पेशेंट से बात करते हैं या वो खिड़की से देखते हैं, उनको लगता है कि भाई वो हार्ट वो कार्डियक वो दिख रहा है मॉनिटर पे, तो उनको लगता है हमारा आदमी जिंदा है, लेकिन नहीं, वो वेंटिलेटर के कारण है। फिर डॉक्टर कहते हैं भाई इनकी वेंटिलेटर ये बंद हो चुकी है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में क्या है, ठीक है डेथ हो गई है, वेंटिलेटर बंद कर दो, आप अपनी बॉडी ले जाए। लेकिन अगर इसके ऑर्गन्स कार्यरत हैं, अच्छे हैं, यंग आदमी हैं, ज़्यादा करके एक्सीडेंट के बच्चे छोटे ही होते हैं ना, तो उनके बहुत सारे ऑर्गन सब कार्यरत हैं। ऐसे वक्त में अगर हम लोग का जो काम है, जो लोग इस विषय में काम करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह डोनेशन में काम करते हैं, जो सोशल वर्कर्स हम लोग रहते हैं ज़्यादा करके, जो डॉक्टर जो भी, उनको बोलते देखिए इनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ये आदमी 2 लोग 4 लोगों को 4-5 लोगों की जिंदगी बचा सकता है अगर आपने कंसेंट यानी सम्मति दी तो ही। सर क्या क्या कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है एक डोनर से लेकर एक एक्सेप्टर तक? हाँ, सबसे पहले तो यह है कि अगर इन्होंने ये दे दिया है, सम्मति दे दी है, कंसेंट दे दिया है कि हाँ आप ले सकते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि इसमें से हम क्या ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 किडनी है, लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, बाकी तो छोड़िए क्या ना स्किन है, आँख वगैरह, ये सब तो रूटीन बात है। तो गवर्नमेंट की प्रक्रिया जो है, रूल्स क्या है कि एक बॉडी होती है हर, जैसे कि अपन अपने नागपुर की बात करेंगे तो नागपुर में एक कमेटी है जिसको ZTCC कहते हैं, जोनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डीन ऑफिस में हम लोग का एक ऑफिस होता है, जहाँ पर ये बॉडी रहती है और वहाँ एक रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर में किन किन लोगों को क्या क्या ज़रूरत है उसकी एक लिस्ट रहती है। ओके, तो फिर जिनका नाम पहले से रजिस्टर किया हुआ है, तो वो ब्लड ग्रुप का, क्योंकि अब जो भी ट्रांसप्लांट होता है ब्लड ग्रुप के अनुसार, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या जो देते हैं तो वही ब्लड ग्रुप का ब्लड देते हैं, वैसे ऑर्गन में भी ब्लड ग्रुप का भी मैच ज़रूरी होता है।
तो सपोज ओ ग्रुप का एक आदमी है जो ब्रेन डेथ है और उनको उसके पास में किडनी है, लिवर है, तो ओ ग्रुप के किसको किडनी की जरूरत है लिस्ट में, ओ ग्रुप किसके हृदय की जरूरत है, उसके सबसे ऊपर नाम है, वो लिस्ट को हम लोग तैयार रखते हैं। अच्छा, वो कौन से हॉस्पिटल में वो भर्ती है या उसने जो हॉस्पिटल में रजिस्टर किया है, क्योंकि जैसे नागपुर में 7-8 हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट होता है, तो वो क्या उनका नाम वो एक हॉस्पिटल में है, लेकिन सब लोग का नाम हम लोग के ZTCC में है। फिर हम लोग एलोकेट करते हैं कि भाई ठीक है, एक ये जो पेशेंट है जो कि ये हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको हम एलोकेट कर रहे हैं, तो आप तैयारी कीजिए उनसे कांटेक्ट करने की, क्योंकि वो तो घर में रहते हैं सब लोग, वो है कि नहीं है, कि बाहर गए हैं, क्या है, वो लेने की कंडीशन में है नहीं है। तो अगर वो आने को तैयार हो जाता है तो हम लोग उनको एलोकेट कर देते हैं। अगर वो तैयार नहीं है तो दूसरा नंबर किसका है तो उसको एलोकेट करते हैं। तो एलोकेशन जो गवर्नमेंट की बॉडी है, इसका मेन काम ये होता है कि जो भी बॉडी या जो भी पेशेंट के ऑर्गन्स हैं ग्रुप वाइज उसको एलोकेट करें, प्रॉपर उनको ही दें और जंप नहीं कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट के रूल्स है। जैसे मैंने कहा कि एक तो ऑर्गन्स अवेलेबल है, जब ZTCC को पता चलता है कि एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट है जिसकी कि सब ऑर्गन्स अवेलेबल है, तो जैसे लिस्ट के अनुसार, रजिस्ट्री के अनुसार किसको किसको देना है ZTCC ने बताया, और फिर वो हॉस्पिटल को हम लोग कहते हैं कि आप जो हॉस्पिटल में पेशेंट है, क्योंकि पेशेंट एक दूसरे हॉस्पिटल में भी रह सकता है, नॉन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भी रह सकता है, ओके। अगर उस हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट भी होता है तो पहला प्रायोरिटी उस हॉस्पिटल को जाएगा कि 2 किडनी है, 1 किडनी उस हॉस्पिटल को जाएगी, अगर उनके पास में वो ग्रुप का पेशेंट है तो, ओके। अगर उनके पास में वो पेशेंट का नहीं है तो फिर दूसरा पेशेंट कौन से हॉस्पिटल में उनको जाएगा। तो एलोकेशन हो गया है अलग अलग पेशेंट को करके, और फिर मेन यही काम होता है, हम लोग का एलोकेट करते हैं। और फिर ये भी होता है, ये बहुत समझने वाली बात है कि हो सकता है कि हमको सब ऑर्गन हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए करके, तो गवर्नमेंट का एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब यह है कि जैसे महाराष्ट्र 4 जोन में डिवाइडेड है, जैसे नागपुर हो गया है, पूना, मुंबई और औरंगाबाद, जो कि ZTCC जो नागपुर में, वैसे सब जगह ZTCC है, और उसको वो एक बॉडी होता है जिसको हम लोग सोटो बोलते हैं, स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वो उसका हेड है। जैसे नागपुर में ZTCC है, वो नागपुर को दिखती है, लेकिन स्टेट होता है तो स्टेट में तो सभी चारों आ गए हैं, तो वो देखते हैं कि अच्छा, हम उनको बताते हैं कि भैया ये ग्रुप का हार्ट अवेलेबल है, क्योंकि हार्ट सर्जरी सभी सब जगह नहीं होती है। तो अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे नागपुर में अभी वो ग्रुप का हार्ट की जरूरत नहीं है, तो फिर हमको उनको बोल देते हैं, फिर वो अपने रजिस्ट्री से देखते हैं, वो बोलते हैं ठीक है भाई पूना में ये ग्रुप का हार्ट की जरूरत है, फिर हम लोग पूना से कांटेक्ट करते हैं ZTCC की, हमारे पास हार्ट में और हार्ट अवेलेबल है। अब पेशेंट को तब तक इस हॉस्पिटल को मेंटेन करना, ये भी बहुत बड़ा विषय है, मेंटेन करना पेशेंट को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो पूरा काम फट हो जाएगा फ्लैट। और क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सब यंग लोग होते हैं, इसलिए मेंटेन करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उस हॉस्पिटल, वहाँ से पूना से उन लोग आएंगे, कौन से फ्लाइट से आएंगे, और नागपुर से पूना कितने बजे फ्लाइट वापस जाती है, ग्रीन कॉरिडोर बनाना है नागपुर से एयरपोर्ट से वो वहाँ फ्लाई करेंगे, फिर वहाँ से ग्रीन कॉरिडोर, ये सब टाइम कोऑर्डिनेट करना इतना इजी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अभी तक तो हमने एक भी केस में फेलियर नहीं हुआ, बहुत अच्छे से सब हो रहा है। और आपको सुन के ताजुब होगा कि अगर हमको स्टेट में ज़रूरत नहीं तो हम रीजन में भेजते हैं, तो रीजन का मतलब है कि रीजनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर में जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, गुजरात और मध्य प्रदेश, शायद ये 4 स्टेट मिलकर रीजन बनाते हैं। तो अगर हमको ज़रूरत नहीं तो हम उनको देंगे, उनको ज़रूरत नहीं तो नेशनल नोटो बोलते हैं, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, हमने नागपुर से इवन दिल्ली तक भेजा है, कैलकाटा तक गया है यहाँ से नागपुर से। तो एवरीथिंग इज इन बहुत अच्छे कार्यरत हैं। इट्स ओनली क्वेश्चन इज कि अभी ये कोविड 2 साल से जो ये हुआ उसके कारण बहुत कम केसेस हो गए हैं। जैसे आपको पता है कि डॉक्टर लोग ICU, क्योंकि ये सब के काम ICU में होता है,
और आईसीयू में कोविड केसेस बहुत ज़्यादा वहीं रहते हैं, उसके कारण से कॉम्प्लिकेट उन्हें भी तकलीफ है और कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कोविड इन्फेक्शस है और ये भी एक बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा काफ़ी इसमें इफेक्ट हुआ है इससे काम। बाकी देशों से तुलना की जाए तो हमारे देश और बाकी देश में क्या रेशो का फर्क है? ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बहुत मुद्दा उठाया है। जैसे मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बता रहा था कि सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन रेट फ्रांस में होता है, स्पेन में होता है, जिसको हम लोग ऑर्गन डोनेशन रेट भी से मिलियंस तो क्रोएशिया में करीब 40 पर मिलियन, मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन 40। और आपको सुन के आपको ताजुब होगा कि जब हमने काम शुरू किया था अपने आप 0.6 पर मिलियन था, 0.6 पर मिलियन था, आज करीब 1.5 हो गया है पर मिलियन। अपना आंकड़ा जो है बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, हमारे अगर 5 पर मिलियन भी हो जाए ना तो भी बहुत हो जाएगा। तो बेसिकली आप लोग की ही वजह से आप लोग जो जितना इसके बारे में प्रचार करें, बात करें, और मैंने देखा है कि जो ऑब्जर्व किया है, हम लोग बहुत जगह बात करते हैं कि हमारे क्यों नहीं होता है। उसके कारण है एक तो इसके बारे में, विषय के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे समाज में एक हमने नोट किया है कि हम हर चीज़ को धर्म से तुलना करते हैं। धर्म क्या कहता है? अच्छा कार्य करो, ये धर्म हर एक, ये तो बेसिक है। किसी को मदद करना धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। हम चाहे पूजा पाठ नहीं करें, लेकिन हम किसी को जरूरतमंद को मदद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। मानवता जिसको हम कहते हैं, ये धर्म है। लेकिन कोई कहते हैं कि भाई हमारे धर्म में ये इसकी परमिशन ही नहीं, ये कहाँ लिखा है और किसने लिखा है? उनको इस विषय के बारे में जानकारी हो सकता है 1000 साल पहले लिखा होगा, जबकि कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें, इसमें से हमको बाहर ऊपर निकलना है। और अगर हम लोग इसमें, मैं एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हाल ही में अपने नागपुर की एक मैडम है, वो जयपुर में है, और उन्होंने वो एक एनजीओ है इंडिया में, मोहन फाउंडेशन, जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में, जिसका मैं नागपुर का सेंटर देखता हूँ। तो वो मैडम नागपुर की है, और क्योंकि हम लोग की पहचान हुई उसके कारण उन्होंने जयपुर में शुरू किया मोहन फाउंडेशन, और वो बहुत अच्छे ये सर्कल में है। तो उन्होंने बहुत बड़ा एनजीओ बनाया, और वो एनजीओ ने तो पूरे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को हिला दिया है। हिला दिया का मतलब है कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जो सेक्रेटरी होते हैं या जो भी, उनको बोल दिया कि भैया ये जो ट्रांसपोर्ट से बहुत रिलेटेड है, तो इसलिए आप बड़ा स्ट्रिक्ट कीजिए रूल्स रेगुलेशन। और दूसरा, जब भी आप लाइसेंस के लिए कोई अप्लाई करता है तो वो एक 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 एक, एक प्रश्न होता है कि क्या अगर ऐसे समय में अगर आपके जो ऑर्गन डोनेट करना अगर ऐसे पड़ता है तो आप डोनेट करना चाहेंगे क्या? हाँ, नहीं, आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसको ब्लैंक मत छोड़िए। अगर हाँ लिखते हैं मतलब उसको इसके बारे में पता है, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसको हम बताएंगे ताकि उसको नॉलेज में आए। फोर्स तो नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है, फोर्स नहीं करेंगे, हम उनको बताएंगे। हो सकता है 10 लोग में से एक आदमी मानेगा, बाद में 2 मानेंगे। तो कभी भी जागरूकता ये राजस्थान में हो गई है, और राजस्थान जब अगर स्टेट कर सकता है तो महाराष्ट्र क्यों नहीं कर सकता है? बाकी स्टेट क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये रिवोल्यूशन हमने लाना है, मतलब है कि जितना है हमारे लीडर लोग ने भी जो है, मैंने जब काम किया था नितिन गडकरी जी को मैंने जाके बात की तो उन्होंने एकदम ब्लाइंड साइन कर दिया कि मैं ऑर्गन डोनेशन देने को तैयार हूँ। ऐसे ही लीडर हमको मिलते हैं सब जगह। तो मेरे ख्याल है ये काम काफ़ी आगे जा सकता है इसमें। पूरे संपूर्ण देशवासियों को एक संदेश ऑर्गन डोनेशन डे पर। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि भाई मृत्यु आनी ही है। ये एक बोलते हैं ना कि घटना है कि एक चीज़ सच है, मृत्यु एक दिन सबको जाना है। हम जाते जाते हम किसी की अगर मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। तो इसलिए भगवान ना करे किसी के ब्रेन डेथ हो, कुछ हो, लेकिन हम जो भी दे सकते हैं, क्योंकि 90% हम लोग तो सबके नेचुरल डेथ होना है, तो हम आँख डोनेट कर सकते हैं। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हम लोग की सबसे ज़्यादा आँख में भी, देखिए आँख में सिर्फ पूरी आँख नहीं, सामने का जो पुतला बोलते हैं जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, वो ही लेते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस पूरे देश में इंडिया में है। लेकिन जितनी कॉर्निया चाहिए नहीं मिलती है, तो हम एक छोटा सा देश हमारे नीचे श्रीलंका से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जबकि हमारा हिंदुस्तान पूरे देश को, पूरे दुनिया को कॉर्निया दे सकता है। इतनी हम लोग की ये है।
तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग इस माध्यम से ये देख रहे कि जाते जाते हम जितनी भी मदद कर सकते हैं मानवता की, और इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जय हिंद। Great.